सलाम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी इनटू कैनोनिकल फॉर्म। इसका मेथड डिस्कस किया था कि हम किसी सेकंड ऑर्डर पीडी को कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास 10 स्टेप्स थे जिनके थ्रू हम एक पीडी को सॉल्व करते हैं कैनोनिकल फॉर्म में और सॉल्व करते हैं। तो वो जो 10 स्टेप्स थे वो 10 स्टेप्स क्या थे? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया कि सबसे पहला जो स्टेप है, राइट द पीडी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर आइडेंटिफाई द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी। फिर आपने डिस्क्रिमिनेंट कंप्यूट करना है, क्लासीफाई करना है पीडी को कि किस नेचर का है या किस तरह का है। और फिर आपके पास सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, इंट्रोड्यूस एक्साई एंड ईटा। उनको फिर आपने एक्साई और ईटा के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना है, आई मीन नए वेरिएबल्स इंक्लूड करने हैं या इंट्रोड्यूस करना है। फिर ट्रांसफॉर्म द पीडी, उसके बाद जो ट्रांसफॉर्म पीडी ही है उसको लेना है और उसमें जो आपके पास कोएफिशिएंट्स है उनको फाइंड करके आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है और फिर आपके पास रिड्यूस टू कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगा। और फिर ये जो कैनोनिकल फॉर्म है इसको मज़ीद आपने सिंप्लीफाई करना है और जो आपके पास एक्साई और ईटा के वैल्यूज़ होंगे वो दोबारा आपने सब्सटीट्यूट करना है। तो इस तरह आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। और ये चीज़ें हमने कल के क्लास में डिस्कस किए थी। आज की क्लास में हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जो आज का एग्जांपल है वो एक पैराबोलिक टाइप का है। आगे जाकर हमें पता चल जाएगा कि क्यों पैराबोलिक नेचर का है या पैराबोलिक टाइप का पीडीई है। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द गिवन। आपके पास यहाँ पर जो पीडीई है ये आप देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म द गिवन पीडीई इनटू कैनोनिकल फॉर्म एंड सॉल्व इट। ये जो आपके पास वाई स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस 2xy यू एक्स वाई एक्स स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर एक्स यू एक्स वाई स्क्वायर ओवर वाई यू वाई, ये हमारे पास पीडीई है। इसे हमें कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है और सॉल्व करना है। मैंने स्टेप्स और तरीका प्रोसीजर सब कुछ पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया है। अभी हम उन मेथड्स को अप्लाई करेंगे। हमने कहा था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में पीडीई को लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पीडीई को लिखने का तरीका क्या है? जो पीडीई का स्टैंडर्ड फॉर्म था वो कुछ ये था, ठीक है। ए यू एक्स एक्स बी यू एक्स वाई सी यू वाई वाई डी यू एक्स ई यू वाई एफ यू इज इक्वल टू जी। तो आपके पास ये जो गिवन पीडीई है आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। यानी आपके पास यहाँ पर जो ये टर्म्स थे वाई स्क्वायर ओवर एक्स यू एक्स और एक्स स्क्वायर ओवर वाई यू वाई, ये आपने इक्वलिटी के साइड पर शिफ्ट करना है और इनके साइंस को आपने चेंज करना है। तो आप जब इस तरह करेंगे तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये आ जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस 2xy यू एक्स वाई एक्स स्क्वायर यू वाई वाई माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स यू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर ओवर वाई यू वाई, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है जो गिवन आपके पास कैनोनिकल फॉर्म के लिए पीडीई था, वो पीडीई का ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है विद द स्टैंडर्ड पीडीई और स्टैंडर्ड पीडीई के साथ इसको कंपेयर करना है और आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट्स। जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। कोएफिशिएंट्स आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, ये आपने फाइंड करने हैं उसके लिहाज से। तो आप अगर देखें आपके पास यहाँ पर यू एक्स एक्स है और यहाँ पर यू एक्स एक्स है, तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर वाई स्क्वायर है और इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर ए है, तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। फिर इसी तरह आपके पास ये माइनस 2xy है, यहाँ पर b है, तो आपके पास b इज इक्वल टू माइनस 2xy। यहाँ पर ये यू वाई वाई है और इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, तो आपके पास यहाँ पर c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी तरह आप जब d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास उसके साथ कंपेयर करके आपके पास d का वैल्यू यहाँ से आएगा यू एक्स वाले से, तो यहाँ पर ये माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स, फिर e का वैल्यू आया, फिर f और g हमारे पास 0 के बराबर होंगे क्योंकि ये टर्म्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास ए बी सी वगैरह के वैल्यूज़ आ गए, आपने निकाल दिए बाय कंपेयरिंग द गिवन पीडीई टू विद स्टैंडर्ड पीडीई। नेक्स्ट आपके पास क्या करना है, अभी आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मैंने बताया था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac
इसमें जो b की वैल्यू है यहाँ पर पुट करके उसका स्क्वायर लेना है। तो आपने यहाँ पर ये जो b का वैल्यू है ये आपने पुट किया और फिर -4 a का वैल्यू और c का वैल्यू पुट किया। अभी आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 का जब स्क्वायर लेंगे, -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, x का स्क्वायर x, y का स्क्वायर और फिर यहाँ पर 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अभी देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो ये डिस्क्रिमिनेंट किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा। और हमने कहा था कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो ऐसे जो हमारे पास PDEs होते हैं वो पैराबोलिक टाइप के होते हैं। तो आपके पास अभी ये 0 आया है, सिंस d इज इक्वल टू 0 डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो व्हाट टाइप ऑफ PDEs इज़ दिस, ये हमारे पास एक पैराबोलिक टाइप का PDE हुआ। तो हमने यहाँ से जो टाइप है वो फाइंड किया या क्लासिफिकेशन फाइंड किया। अभी नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, फिफ्थ स्टेप, इसमें हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है। जब पैराबोलिक टाइप का हुआ तो मैंने कहा था कि ये जो dy/dx इज इक्वल टू b/2a, इसके थ्रू आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आपने इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने हैं। आपके पास जो b है उसका वैल्यू क्या है, -2xy, जो 2 है यहाँ से वो आएगा और a का वैल्यू y²। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, y² है और y है तो एक y के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, dy/dx इज इक्वल टू -y/x, ये बचेगा। अभी आगे आपने क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है इसे। तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए आपके पास क्या बचा है, dy/dx इज इक्वल टू -x/y। अभी आप क्या करेंगे, आप इस तरह करें कि इस y को इस साइड पर शिफ्ट करें और dx को इस साइड पर शिफ्ट करें, तो ये बनेगा आपके पास y dy इज इक्वल टू -x dx। अभी ये माइनस में है, इसको इस तरफ शिफ्ट करें तो ये आपके पास y dy प्लस x dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये इस तरह। भी आगे क्या करना है, आपने इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन में आपने क्या करना है, ये आपके पास पावर में ऐड करेंगे और पावर पर डिवाइड करेंगे। आपको इंटीग्रेशन की पावर रूल का पता है, ठीक है। तो ये आपके पास y²/2 आ जाएगा और फिर यहाँ पर इसी तरह इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 इज़ इक्वल टू, ये आपके पास सम c या कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप इसको लिखें तो ये आपके पास x² प्लस y² इज़ इक्वल टू 2c। अभी आप c1 इज़ इक्वल टू 2c कर दे तो ये आपके पास x² प्लस y² इज़ इक्वल टू c1, ये आपके पास एक इक्वेशन आया है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, अभी ये जो आपके पास c1 है, c1 को आपने बराबर रखना है xi की। तो जब c की जगह पर आप xi रखेंगे तो यहाँ पर एक नया वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस किया, नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया जो फंक्शन ऑफ xy है। तो आपके पास यहाँ से किस चीज़ का वैल्यू मिला आपको, xi का। हमने कहा कि हमें ईटा भी इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन यहाँ पर ये जो गिवन था हमारे पास, ये एक पैराबोलिक टाइप का PDE था। तो इसमें हमने कहा कि हम ये जो dy/dx इज इक्वल टू b/2a, यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के बराबर आता है तो उस केस में हमें सेम रूट्स मिलती है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, एक तो आपको यहाँ से मिला xi, यहाँ से मिला। अभी आपने सेकंड वेरिएबल को खुद चूज़ करना है। ऐसे केस में, पैराबोलिक टाइप के केस में, आपने जो सेकंड आपके पास ईटा है वो आपने ख़ुद चूज़ करना है। तो उसको चूज़ करने का तरीका क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर क्या, चूज़ द सेकंड वेरिएबल, सेकंड ईटा इज इक्वल टू y²। हमने ईटा को y² चूज़ किया। पहला हमारे पास xi क्या था, x² प्लस y² आया और ईटा को हमने y² चूज़ किया। क्यों चूज़ किया, आपको ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे पास ईटा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ xi होना चाहिए। पहली बात, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ xi, ये xi के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और सेकंड थिंग, सिंपल होना चाहिए डिफरेंशिएशन में, यानी इसको डिफरेंशिएट करना आसान होना चाहिए। और फिर इसका जो जैकोबियन है, मतलब इस केस में जब हम जैकोबियन लेंगे तो वो जैकोबियन किस चीज़ के, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो तब जाके हम इस तरह इसको चूज़ करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर
जो हमने ईटा चूज़ किया है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्साई है, यानी इन टर्म्स ऑफ एक्साई नहीं लिख सकते इसको। और सेकेंडली इसको इजीली डिफ्रेंशिएट भी किया जा सकता है। और ये हमारे पास इसका अगर हम एक्साई और ईटा का इस केस में अगर जैकोबियन लेंगे तो वो भी हमारे पास नॉन ज़ीरो आ जाएगा। आप चेक कर सकती है, पिछले लेक्चर में मैंने जैकोबियन भी डिस्कस किया था कि किस तरह फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, अभी कुछ डेरिवेटिव्स आपने फाइंड करने हैं। किस चीज़ की डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं? ये जो आपके पास एक्साई है और ईटा है, इनके आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्साई का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो जब हम पार्शियली डेरिवेटिव लेते हैं तो वहाँ पर जो विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स कर रहे हैं तो वाई हमारे पास कांस्टेंट कंसीडर होगा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, एक्साई एक्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई तो कांस्टेंट है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा और फिर ये पावर पहले पावर में से कम यानी 2x आ जाएगा। फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट तस्वुर करके वो तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो के बराबर आता है। तो ऐसे केस में आपके पास जो एक्साई वाई है वो 2y के बराबर हो जाएगा। फिर इसी तरह आपने जो ईटा है उसका लेना है, तो ईटा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इसमें एक्स टर्म नहीं है। तो वाई का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो ज़ीरो आ जाएगा। और फिर अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देंगे तो आपके पास 2y आ जाएगा। आप इनको फाइंड कर सकते हैं। डबल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका दोबारा अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पर इस केस में आपके पास 2 आ जाएगा। फिर विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स लेंगे तो ये भी 2 आएगा, y का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 आ जाएगा हमारे पास। और फिर अगर x y लेंगे तो x पहले से लिया है, y के विद रिस्पेक्ट अगर इसका लेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि ये x है तो विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो यहाँ पर ये कांस्टेंट तस्वुर होगा और ये ज़ीरो हो जाएगा। और फिर अगर जो ईटा है उसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो पहले से सिंगल डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर है, तो यहाँ पर ये भी ज़ीरो के बराबर होगा। और ईटा का विद रिस्पेक्ट टू वाई 2 टाइम्स अगर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2y पहले से एक दफ़ा फिर लेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। और एक्स वाई अगर लेंगे तो एक्स वाई हमारे पास 0 आ जाएगा। ये वो पार्शियल डेरिवेटिव्स है, ये आपने क्यों फाइंड करने हैं, क्योंकि हम जब ट्रांसफॉर्म्ड कैनोनिकल इक्वेशन लेंगे तो उसमें उसके कोफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स है ये इस्तेमाल होंगे। अभी देखते हैं। आप देखिए आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड कैनोनिकल इक्वेशन। ट्रांसफॉर्म्ड कैनोनिकल इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्साई ए डैश यू एक्साई एक्साई, बी डैश यू एक्साई ईटा, सी डैश यू ईटा ईटा, डी डैश यू एक्साई, ई डैश यू ईटा, एफ डैश यू और जी। ये आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड कैनोनिकल इक्वेशन है। अभी इसमें से हमें कैनोनिकल इक्वेशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। यानी यहाँ पर जो आपके पास ए डैश है, बी डैश है, सी डैश है, डी डैश है, ई डैश है, एफ डैश है और जी डैश है, इनके वैल्यूज़ फाइंड करके फिर इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास कैनोनिकल इक्वेशन आ जाएगा। फाइंड करने का तरीका क्या है, सो कंप्यूट द ट्रांसफॉर्म्ड कोफिशिएंट्स। देखिए हमारे पास जो ए डैश है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, ए एक्साई का स्क्वायर प्लस बी एक्साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, और एक्साई का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव, और सी एक्साई का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड किए। देखिए यहाँ पर ये जो ए है, बी है और सी है, ये तो पहले वाले हमारे पास जो वैल्यूज़ थे ए और बी के, वो यहाँ पर पुट करने हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो ए बी सी के वैल्यूज़ आपने यहाँ पर फाइंड किए, ए बी सी के यही वैल्यूज़ वहाँ पर सब्सटीट्यूट करने हैं। लेकिन वहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो यहाँ पर आपने फाइंड किए थे, तो यहाँ से वो पुट करने हैं। ये वाले जो आपने वैल्यूज़ अभी फाइंड किए, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स के वैल्यूज़ यहाँ से लेने हैं और वो वहाँ से लेने हैं। तो अभी देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर है, और एक्साई एक्स का 2x था तो इसका स्क्वायर है, इसलिए इसका स्क्वायर। फिर बी का वैल्यू हमारे पास, बी हमने फाइंड किया है ऊपर, -2xy है, और फिर एक्साई एक्स का 2x है, एक्साई वाई का 2y है, और फिर प्लस सी का वैल्यू x स्क्वायर है और एक्साई वाई का 2y है, यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर।
इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो ए डैश का वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाएगा। फिर आपके पास जब बी डैश फाइंड करना हो तो बी डैश यहाँ से फाइंड करती है, बी डैश इज इक्वल टू दिस, बी डैश इस चीज़ के बराबर है, आप इसमें देख सकते हैं आपके पास क्या क्या है, 2y है तो 2a है तो ए का वैल्यू वाई स्क्वायर है, तो आपने ए की जगह पर वाई स्क्वायर रखा, फिर एक्साई एक्स 2x रखा, ईटा एक्स 0 के बराबर है, फिर b का वैल्यू -2xy, फिर एक्साई एक्स इसका वैल्यू आपके पास 2x है, ऊपर हमने फाइंड किया है, और ईटा वाई 2y है, और फिर प्लस ईटा एक्साई वाई 2y है, और ईटा x आपके पास 0 है। इसी तरह फिर यहाँ पर 2c यानी c का वैल्यू x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, एक्साई वाई 2y है और ईटा वाई 2y है। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 के साथ सब मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर ये वाले टर्म्स भी यहाँ पर ये दोनों भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, ये आपके पास 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, ये आपके पास -8x स्क्वायर वाई स्क्वायर और +8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये एक प्लस का एक माइनस का है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर जो b डैश का वैल्यू है वो भी आपके पास 0 आ रहा है, a डैश का वैल्यू भी 0 मिला आपको, b डैश का भी 0 मिला। हाँ, ये यहाँ पर तो 0 आ रहा है लेकिन बहुत सारे केसेस में ये नॉन ज़ीरो आएंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सी डैश फाइंड करना है। सी डैश फाइंड कैसे करेंगे, आपके पास सी डैश का जो वैल्यू है वो यहाँ से आपको मिलेगा, इसमें आपने जो ए बी सी है उनके वैल्यूज़ रखनी है, और जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है तो यहाँ पर ईटा एक्स इस्तेमाल हो रहा है, ईटा एक्स का वैल्यू 0 था तो इसका 0 का स्क्वायर, ये ए का वैल्यू है, और यहाँ पर ये बी का वैल्यू है, ईटा एक्स का 0 है, और फिर यहाँ पर सी है, सी ये है, और फिर ईटा वाई का स्क्वायर, तो ये अभी ये 0 ख़त्म हो जाएगा, ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये सी का वैल्यू क्या आ रहा है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सी का वैल्यू आ रहा है। फिर आपने डी का वैल्यू फाइंड करना है, तो डी का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें से आपने डी का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसमें आपने ए बी सी डी के वैल्यूज़, ई के वैल्यूज़ रखनी है और साथ में पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर आपके पास ए का वैल्यू वाई स्क्वायर और एक्साई का 2 टाइम्स पार्शली डेरिवेटिव ये 2 था, और फिर बी का वैल्यू रखा, एक्साई एक्स वाई 0 था, और फिर यहाँ पर एक्साई वाई वाई आपके पास 2 था, और सी का वैल्यू एक्स स्क्वायर था, फिर डी का वैल्यू ये था, और फिर एक्साई एक्स का वैल्यू ये था, और ई का वैल्यू ये था, और एक्साई वाई का वैल्यू ये था। तो इसमें से तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी को आप सिंप्लीफाई करें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर x x के साथ कैंसिल हो जाएगा, y y के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा। अभी देखिए आपके पास ये -2y स्क्वायर है, ये प्लस, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये +2x स्क्वायर है, ये -2x स्क्वायर है, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो डी डैश का वैल्यू है वो क्या है, 0 के बराबर है। फिर आपने ई फाइंड करना है, ई डैश फाइंड करना है। ई डैश कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास ये जो इक्वेशन है इसमें से आपने क्या करना है, ई डैश फाइंड करना है, आप इनको अपने पास लिख सकते हैं, तो ऑलवेज यही प्रोसीजर रहेगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अभी इसमें देखिए ए का वैल्यू आपने वाई स्क्वायर रखा, ईटा का 2 टाइम्स पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0, और फिर आपके पास b का वैल्यू रखा ईटा एक्स वाई 0, और फिर c का वैल्यू रखा ईटा वाई वाई 2, और d का वैल्यू रखा ईटा x का वैल्यू रखा 0, और e का वैल्यू रखा ईटा y का रखा। तो यहाँ पर ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ये भी 0 हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर y से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली आपके पास क्या आ रहा है, ई का वैल्यू भी 0 आ रहा है। अच्छा, बाकी आपके पास जो एफ है और एफ डैश है इनकी वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है, यानी जो एफ का वैल्यू था वही एफ डैश का वैल्यू होगा। तो एफ तो 0 के बराबर था वहाँ पर, तो यहाँ पर एफ डैश भी 0 के बराबर है। जो जी का वैल्यू है वो वही वैल्यू जी डैश के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर जी का वैल्यू 0 था, लिहाजा जी डैश का वैल्यू भी 0 होगा। अभी हमारे पास जितने भी कोएफिशिएंट्स थे ट्रांसफॉर्म्ड कैनोनिकल इक्वेशन में वो हमारे पास आ गए हैं। ए डैश का वैल्यू 0, बी डैश का वैल्यू 0, सी डैश का वैल्यू नॉन ज़ीरो है, यानी सी डैश का वैल्यू नॉन ज़ीरो है, बाकी सब क्या है हमारे पास 0 आ रहे हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म्ड कैनोनिकल इक्वेशन में पुट करना है। तो आप देखिए आपके पास यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म्ड कैनोनिकल इक्वेशन है, ए डैश यू एक्साई एक्साई प्लस बी डैश यू एक्साई ईटा
यू ईटा ईटा और फिर डी डैश ई डैश एफ डैश एंड जी। तो इसमें ये जो वैल्यूज़ थे कोफिशिएंट्स के, इनको पुट करना है। तो आपने जब इनको पुट किया, ए डैश का वैल्यू 0, बी डैश का वैल्यू 0, सी डैश का 0 नहीं है और फिर डी डैश का 0, ये तमाम 0 हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ ये बच जाएगा 4x² y² u ईटा ईटा। तो आप इसको लेंगे और ये 0 के बराबर आ जाएगा, 4x² y² u ईटा ईटा इज इक्वल टू 0। अभी आपने क्या करना है, इस टर्म पर आपने दोनों साइड्स को डिवाइड करना है। तो आप जब इस टर्म पर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 4x² y² u ऑफ ईटा ईटा इज इक्वल टू 0। देखिए अभी आपने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है किस चीज़ पर, 4x² y² 4x² y² पर। तो ये यहाँ पर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0। सो u ऑफ ईटा ईटा इज इक्वल टू 0। आपके पास जो u ऑफ ईटा ईटा है वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा। आगे आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है और विद रिस्पेक्ट टू ईटा आपने इंटीग्रेट करना है। देखिए अभी ये इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स है u के विद रिस्पेक्ट टू ईटा 2 टाइम्स है। तो आपने इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स को ख़त्म करना है और आपने इंटीग्रेट करना है इसे। तो इंटीग्रेशन में आप क्या करेंगे, एक दफ़ा जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ u ईटा ईटा डी ईटा इज इक्वल टू 0। आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये इसका एक पार्शियल डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास जो नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट नंबर आप चूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होगा वो उसको आपने फंक्शन ऑफ एक्साई आपने चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपके पास u ऑफ ईटा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्साई, यानी एक इंटीग्रेशन जब लेंगे तो एक पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास क्या बचेगा, u ऑफ ईटा बचेगा और इज इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन का कांस्टेंट पुट करना है। तो उसका मैंने कहा कि फंक्शन ऑफ एक्साई एज अ कांस्टेंट लेना है आपने। तो यहाँ पर आपने फंक्शन ऑफ एक्साई लिया। अभी हमारे पास ये दोबारा आपने फिर से इसको इंटीग्रेट करना है और विद रिस्पेक्ट टू ईटा इंटीग्रेट करेंगे। तो दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो ये दोबारा इसका अगला जो आपके पास ईटा है वो पार्शियल डेरिवेटिव है वो ख़त्म हो जाएगा। तो u बचेगा आपके पास और यहाँ पर देखिए आपके पास अगर इस तरह हो कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx हो, इसको अगर हम x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास x y यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए आपके पास अगर y dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये x y आ जाएगा। तो इसी तरह आप इसके साथ x आ रहा है, तो इसी तरह आपके पास ये जो फंक्शन ऑफ एक्साई है जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब इसको इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ एक्साई विद रिस्पेक्ट टू ईटा, तो यहाँ पर ये ईटा f ऑफ एक्साई आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईटा f ऑफ एक्साई और फिर जो हमारे पास कांस्टेंट है वो g ऑफ एक्साई, यानी एक और हमारे पास 2 दफ़ा हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक और फंक्शन ऑफ एक्साई आ रहा है जो कि एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पर अभी देखिए आपके पास क्या आया, u का एक फंक्शन मिला है आपको एक्साई और ईटा के फंक्शंस के फॉर्म में। तो u इज़ इक्वल टू ईटा एफ ऑफ एक्साई प्लस जी ऑफ। अभी आपने क्या करना है, बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करना है, बैक सब्सटीट्यूशन करना है। इसमें आप क्या करेंगे, आपने एक्साई का वैल्यू ऊपर फाइंड किया था, एक्साई किस चीज़ के बराबर था, x² प्लस y² के, और ईटा आपने वहाँ पर फाइंड किया था जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस फाइंड कर रहे थे। तो वहाँ पर ईटा किस चीज़ के बराबर था। अभी ये जो आपने u फाइंड किया है, इस u में आपने क्या करना है, एक्साई और ईटा के वैल्यूज़ पुट करने हैं। तो यहाँ पर ईटा है, आप क्या करेंगे, u ऑफ एक्स वाई, u क्या है, एक फंक्शन एक्स वाई का, यहाँ पर ईटा है, ईटा की जगह पर y² पुट किया और फिर फंक्शन f ऑफ एक्साई है तो एक्साई x² y² है ये पुट किया और फिर प्लस g, ये आपके पास g आया और एक्साई आपके पास किस चीज़ के बराबर है, x² प्लस y² के। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम किस तरह 10 स्टेप्स में हमने किस तरह इसको फाइंड किया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिए, जो यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने लिया था फंक्शन ऑफ एक्साई, जब मैं इंटीग्रेट कर रहा था तो यहाँ पर मैंने लिया
एफ ऑफ एक्स आई और यहाँ पर जी ऑफ एक्स आई लिया, ये क्यों करते हैं। तो आपके पास देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि व्हेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल द कांस्टेंट मे स्टिल डिपेंड ऑन द अदर वेरिएबल, सो इंस्टेड ऑफ अ नंबर वी राइट। देखिए हमारे पास वैसे तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम कोई कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बतौर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो हम विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हो सकता है वो नेक्स्ट वेरिएबल पर स्टिल डिपेंड करें। तो ऐसे सिचुएशन में आपने नंबर लेने के बजाय फंक्शन ऑफ एक्स आई आपने एज अ कांस्टेंट लेना है। तो कांस्टेंट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स आई हमने लिया। आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ईटा अगर करना हो, यानी ईटा के विद रिस्पेक्ट अगर इंटीग्रेशन लेना हो तो वहाँ पर जो कांस्टेंट आपने लेना है फंक्शन ऑफ एक्साई लेना है। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्साई तो ऐसे केस में फिर आप कांस्टेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ ईटा, उस केस में आपने जो कांस्टेंट फंक्शन है वो ईटा का लेना है। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि जब हम विद रिस्पेक्ट टू ईटा अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो फंक्शन ऑफ एक्साई को कांस्टेंट लेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू एक्साई अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो फंक्शन ऑफ ईटा को एज अ कांस्टेंट लेंगे। तो ये हमारे पास पैराबोलिक टाइप का पीडी था, इसको हमने कैनोनिकल फॉर्म में चेंज किया और सॉल्व किया। इस तरह हम पैराबोलिक टाइप के जो हमारे पास पीडीज़ हैं उनको सॉल्व करते हैं और चेंज करते हैं।